सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। आप लोग ने अक्सर नोटिफिकेशन में देखा होगा, कई नोटिफिकेशंस कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन के लिए रिक्रूट है। कहीं कहते हैं कि जो ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो ये आपको दोनों में क्लैरिटी क्या है, क्या क्या फ़र्क होंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कमीशन यानी एक चीज़ को आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कमीशन कर रहे हैं यानी उसमें उसको बैठा रहे हैं। कमीशन कर देना यानी उसके बाद जब वो लोग उस चीज़ को छोड़ के जाएंगे तो भी उनकी रैंक जो इस ओहदे पे वो रिटायर्ड होंगे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए उस वर्ड को यूज़ करा जाता है कमीशन। अब परमानेंट कमीशन हो गया कि आप पूरा अपने रिटायरमेंट तक, मतलब जब तक आपकी एज हो जाएगी कि एक पर्टिकुलर रैंक में, तब तक आप जॉब करेंगे। तो परमानेंट कमीशन में जो लोग एंट्री होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, वो देश की सेवा तब तक कर सकते हैं जब तक वो रिटायरमेंट कंप्लीट ना कर लें। यानी मान लो अगर वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, स्टार्टिंग से उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया है और एनडीए ज्वाइन करते करते वो सेवा करते करते 20, 26, 30 साल हो गए और फिर उसके बाद इनको 35 ईयर्स भी हो गए और करते करते ये 62 ईयर्स तक कर रहे हैं, यानी चीफ बन जा रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी या चीफ ऑफ एयर स्टाफ अगर ये बन जा रहे हैं तो ये 62 ईयर्स तक सर्व कर सकते हैं। अगर ये इनकी प्रमोशन रुक गई है और ये चीफ नहीं बन पा रहे हैं, ये कर्नल की रैंक तक जा रहे हैं या कैप्टन की रैंक तक जा रहे हैं, तो इनकी एक, या कोमोडोर की रैंक तक जा रहे हैं, तो इनकी एक एज होती है 54 ईयर्स तक आप कर सकते हो या 56 ईयर्स तक कर सकते हो। पर्टिकुलर रैंक्स की एक एज है कि उसके बाद आपका प्रमोशन नहीं है तो 56 एज के बाद आप रिटायर कर सकते हो, या कर्नल की रैंक है तो 54 की एज के बाद आप रिटायर कर सकते हो। तो ऐसे होता है आपका रैंक वाइज रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन इसे कहते हैं, जो आपका फाइनल ईयर है। तो सुपर एनुएशन पहुंचने तक आप 20 साल की सर्विस कर लेते हो। जब आप 20 साल की सर्विस कर लोगे उसके बाद आप जितनी भी साल की कंट्रीब्यूटरी सर्विस और करना चाहते हो अपने सुपर एनुएशन तक, वो आप कर सकते हो। 20 साल की सर्विस आपको मिनिमम करनी पड़ेगी परमानेंट कमीशन में। तो उसके बाद आप अपनी पेंशन, जो आपकी पेंशन है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में मिलती है, उसको ले सकते हो। 20 साल से पहले अगर आप छोड़ के जाओगे तो आपकी पेंशन नहीं मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू। तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है 20 ईयर्स की परमानेंट कमीशन के जो लोग हैं। उसके बाद वो 60 साल तक करना चाहें, 54, 56, जैसा जैसा मैंने बताया आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आप उतनी सर्विस करोगे। अगर आप चीफ उस पर्टिकुलर फोर्स के बन जाते हो तो आप 62 ईयर्स तक करोगे, लेकिन चीफ से पहले अगर वाइस एडमिरल या रियर एडमिरल, वाइस एयर मार्शल, ऐसे रैंक्स पे अगर रुक जा रहे हो तो आपकी सर्विस मिनिमम हो जाएगी 60 ईयर्स की। उससे पहले अगर आप आ रहे हो ब्रिगेडियर की रैंक तक या कोमोडोर की रैंक तक या ग्रुप कैप्टन ऐसे रैंक तक, तो आपकी एज और कम हो जाएगी, आप 56 ईयर्स तक करोगे। तो ऐसे ईयर वाइज आपका रैंक है। फिर इसमें एक और चीज़ है स्विचिंग ओवर। परमानेंट कमीशन में आने के बाद आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में स्विच नहीं कर सकते हो। ये आपको फैसिलिटी नहीं है कि आपने परमानेंट कमीशन में एंट्री ली और आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में स्विच ओवर करके आप 10 साल में छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप इन केस रिटायरमेंट चाह रहे हो या सर्विस छोड़ना चाह रहे हो तो आपको ना ही एक्स सर्विसमैन कोटा मिलेगा, ना ही पेंशन मिलेगी। आप कोई मजबूरी के कारण फौज छोड़ना चाहते हो तो आप उस कंपैशनेट ग्राउंड पे प्री मैच्योर रिलीज ले सकते हो, पॉसिबल है, बट इसमें आपको कोई फ़ायदा बेनिफिट्स नहीं रहते हैं। अगर आप परमानेंट कमीशन में आए हो तो आपको 20 साल की सर्विस करेगी, तभी आपको वो फ़ायदे आपके रिटायरमेंट के बाद भी मिलते हैं। अगर आप 20 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। फिर इसके बाद कौन कौन सी एंट्रीज़ होती हैं इन फोर्सेज में जिसके कारण आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 12th के बाद मेजरली जो एंट्री होती हैं वो एनडीए, एनए नेवल एकेडमी और नेशनल डिफेंस एकेडमी की होती है, खड़गवासला की। ये दोनों एंट्री 12th के बाद होती है। आर्मी में एक 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है जिसके थ्रू आर्मी में लिया जाता है। सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद होता है, एफकैट ग्रेजुएशन के बाद होता है, यूईएस यूनिवर्सिटी एंटी स्क्रीम नाम का
प्री फाइनल ईयर में होता है आर्मी के लिए, और फाइनल ईयर के बाद नेवी के लिए भी होता है यूएएस का स्कीम जो परमानेंट कमीशन है। फिर कुछ डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं आर्मी में जो परमानेंट कमीशन के लिए होती हैं, चाहे वो लॉ काडर हो या मेडिकल काडर हो, ये सारी डायरेक्ट एंट्रीज आर्मी में होती हैं। टेक्निकल काडर में भी होते हैं परमानेंट कमीशन, टीजीसी होता है परमानेंट कमीशन, और एईसी एजुकेशनल कॉर्प्स में भी परमानेंट कमीशन लिया जाता है। सिमिलरली नेवी में भी होती हैं और एयरफोर्स में भी होती हैं। तो ये सारी कुछ एंट्रीज आप देख सकते हो परमानेंट कमीशन में एंटर करने के लिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, जैसी नाम पता चल रहा है इससे कि आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सर्विस करना चाह रहे हो या अपनी सर्विस देश के लिए देना चाह रहे हो। तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्या है? फिक्स्ड है। 10 ईयर्स की आपको सर्विस करनी पड़ेगी। 10 ईयर्स की सर्विस का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपके साथ, जैसा आप कंसिडर करो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 10 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन कर सकते हो। 10 साल के बाद आपको छोड़ देगी, आपको कोई बेनिफिट 10 साल के बाद नहीं मिलेगा, जैसे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट नहीं मिलेगा, बाकी सारी जो अदर कैंटीन फैसिलिटीज़ और सारी फैसिलिटीज़ मिलती है वो सारी नहीं मिलेगी। आफ्टर रिटायरमेंट एसएससी ऑफिसर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन, ना पेंशन है, ना मेडिकल ईसीएचएस स्कीम है, हेल्थ स्कीम, ना कैंटीन और कुछ फैसिलिटी। अब 10 साल के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ केसेस में आप 10 के बाद 4 साल का एक्सटेंशन मोस्टली मिल जाता है। अगर आप 4 साल और करना चाह रहे हो, आपकी बाहर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, स्विच ऑन करना चाहते हो प्राइवेट जॉब में, लेकिन आपके पास 10 साल के बाद कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, आप 3-4 साल और करना चाहते हो, तो 10 साल के बाद आप 10+4 और 4 साल का ट्राई कर सकते हो। बहुत ही रेयर केस में आजकल वैकेंसीज आती हैं जिसके बाद आप परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर उस बैच में या उससे 1-2 सीनियर बैच जो आपके हैं उनमें वैकेंसी बची है और परमानेंट कमीशन की वैकेंसी खाली जा रही है, तो आपको परमानेंट कमीशन भी होने का मौका मिल सकता है। बट ये प्योरली आपके मेरिट, आपके 10 साल की सर्विस, परफॉर्मेंस, रिपोर्ट्स, इन सब पे डिपेंड करता है। फिर इसके बाद आप अगर बाहर जा रहे हो तो आपका एक अच्छा करियर स्विच ऑन करने का एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप डिफेंस फोर्स में सर्व करे हो और आपको नॉलेज है मैन मैनेजमेंट की, आपको काम निकालना आता है, काम करना आता है, आपने इतना सारा काम कर रखा है डिफेंस फोर्सेस में, आपको इतना अच्छा एक्सपोजर मिल चुका है अलग अलग फील्ड्स का कि आपको बाहर पब्लिक वर्ल्ड में मैन मैनेजमेंट या एडमिन जॉब्स आसानी से मिल सकती हैं और मैनेजमेंट रोल्स आप अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आप 1-2 सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हो ड्यूरिंग आपकी सर्विस के करस्पॉन्डेंस से, कोई MBA का प्रोग्राम या एफिलिएट प्रोग्राम कर सकते हो, तो उसके बाद बाहर जाके आपको अच्छे पैकेजेस वाली गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इसी के अपोजिट वर्स्ट केस में यह भी हो सकता है कि आपको 1-2 साल स्ट्रगल करना पड़े, आपको जॉब ना मिले, बट उसके बाद आपको जॉब मिल सकती है। तो लोग जनरली रिस्क नहीं लेते एसएससी कमीशन में जाने के लिए, क्योंकि 10 साल की सर्विस या 14 साल की सर्विस के बाद एक करियर स्विच ऑन करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। पूरा नया तरीके से आप डिफेंस की लाइफ में सब कुछ आपने डिफेंस के अकॉर्डिंग देख रखा होता है 10 साल में, और सडनली प्राइवेट वर्ल्ड में आ जाना, हर चीज़ के लिए आपको अपने जेब से खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ देखकर लोग जनरली एसएससी को ऑप्ट नहीं करते और परमानेंट कमीशन के लिए ही ऑप्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी एंट्रीज़ हैं जिसके बाद आप एसएससी को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले तो नॉन टेक्निकल एंट्रीज जो होती हैं वो आती हैं, आर्मी में भी है, नेवी में भी है, दोनों में है। साथ ही साथ टेक्निकल एंट्रीज भी हैं जो डायरेक्ट एंट्रीज है, अलग अलग ब्रांच की टेक्निकल एंट्रीज हैं। और फिर एनसीसी स्पेशल कार्डर एंट्री होती है, आर्मी में और एयरफोर्स में भी है, और ये नेवी में भी है, उसके अकॉर्डिंग है। जैग एंट्री होती है, लॉ के लिए एंट्री होती है। एफकैट की भी शॉर्ट सर्विस कमीशन की बहुत सारी एंट्री होती है आफ्टर ग्रेजुएशन, जो फ्लाइंग, एडमिन, इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक कार्डर में रिक्रूट करती है। इंडियन नेवी में बहुत सारी डायरेक्ट एंट्री होती है। आईनेट का आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है, एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद आप ये क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपका ये सारा हो जाएगा तो आप डायरेक्ट एंट्री एसएसबी देने के लिए तैयार हो, और एसएसबी क्लियर करने के बाद एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो समझाया आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।